यूट्यूब चैनल गुरु राकेश पे। मैं गुरु राकेश लाया हूँ आपके लिए मैजिकल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। चलो बिना देर किए देखते हैं अपने आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेंडेलियन जेनेटिक्स। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी जनक वाले पादप का क्रॉस कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ करवाया जाए तो क्रॉस होगा। यानी क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कोई प्लांट है जिसको जनक मान लिया गया, उसका क्रॉस अगर हम दोनों समयुग्मजी डोमिनेंट या रेसेसिव के साथ करवाएं, प्रभावी या अप्रभावी के साथ करवाएं, तो क्रॉस कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों इसका ऑप्शन फर्स्ट है टेस्ट क्रॉस यानी कि परीक्षण संकरण होगा। सेकंड ऑप्शन है बैक क्रॉस यानी संकर पूर्व संकरण होगा। या थर्ड अपना ऑप्शन है रेसिप्रोकल क्रॉस जिसको व्युत्पन्न क्रॉस कहते हैं, वो ऑप्शन होगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो विद्यार्थियों यहाँ अपना आंसर क्या होगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब यहाँ ये हुआ कि हमारे पास जनरेशन कौन सी है, F1। ये F1 पीडी की जनरेशन है और उसका क्रॉस किससे करवाया गया है, कैपिटल यानी कि डोमिनेंट यानी प्रभावी या अप्रभावी के साथ। तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया भी था कि अगर हम F1 जनरेशन का क्रॉस अप्रभावी के साथ कराते हैं तो वो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। और अगर प्रभावी और अप्रभावी दोनों में से किसी के भी साथ करवाते हैं तो वो क्या होता है, अपना बैक क्रॉस। तो अपना यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बैक क्रॉस अपना आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रथम क्रॉस में कैपिटल टी को नर व स्मॉल टी को मादा, यानी हमारे पास जो दो जनक होने हैं उनमें से कैपिटल टी वाले को नर माना गया है, स्मॉल टी वाले को क्या माना गया है, मादा। इनको दूसरे क्रॉस में कैपिटल टी नर और स्मॉल टी नर और कैपिटल टी मादा कर दिया जाए तो कौन सा क्रॉस होगा। यहाँ भी विद्यार्थियों थोड़ा सा समझने वाली एक बात है कि पहले क्रॉस में उसने क्या किया, प्रभावी जो करेक्टर था कैपिटल टी वाला उसको उसने नर माना है, और जो अप्रभावी करेक्टर था स्मॉल टी उसको उसने क्या मान लिया, मादा। लेकिन अगली ही लाइन में वो क्या कह रहा है कि दूसरे क्रॉस में उसने क्या किया, जिसको पहले उसने नर माना था उसको अब उसने क्या मान लिया है, मादा। यानी कैपिटल टी को नर माना था पहले क्रॉस में, दूसरे क्रॉस में उसने क्या किया, उस कैपिटल टी को मादा मान लिया। तो यहाँ पर सिर्फ अदला बदली हुई है, जनकों को बदल दिया गया है। तो यहाँ भी हम ऑप्शन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अपना आंसर क्या होना है, रेसिप्रोकल क्रॉस होना है, यानी व्युत्पन्न क्रॉस होना है। रेसिप्रोकल क्रॉस को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न क्रॉस कहते हैं। और व्युत्पन्न क्रॉस में होता क्या है, व्युत्पन्न क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ जनकों को बदल दिया जाता है। यानी पहले क्रॉस के अंदर जिनको जनक लिया था उन जनकों की स्थिति बदल दी जाती है। पहले जो नर था अब दूसरे क्रॉस में उसको मादा बना दिया जाता है, और जो पहले मादा थी उसको नर मान लिया जाता है। तो यहाँ सीधा सा आंसर है अपना रेसिप्रोकल क्रॉस। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, मेंडलवाद में क्या शामिल नहीं है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, घुमावदार भी है। मेंडलवाद की बात कर रहा है अगला कि मेंडलवाद में क्या शामिल नहीं है। अब ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया, आपके पास ऑप्शन किस टाइप के है। पहला ऑप्शन है प्रभाविता का नियम, दूसरा ऑप्शन है पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और चौथा ऑप्शन है अपने पास अपूर्ण प्रभाविता। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, मेंडलवाद की जहां भी बात आती है, मेंडलवाद का नाम आते ही आपको दो तो संकरण प्रयोग याद रखने हैं, एक तो एकल संकरण और एक द्विसंकरण। और इसी के साथ साथ आपको उसके नियम भी याद रखने हैं। नियमों के अंदर हम बात कर सकते हैं प्रभाविता के नियम की, बात कर सकते हैं विसंयोजन का या पृथक्करण के नियम की, और बात कर सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की। ये तीनों चीजें, तो ये तीनों जो नियम है वो तो आते हैं किसके अंदर, मेंडलवाद के अंदर। ये तो मेंडल ने दिए थे। इनके अलावा जो चीज है, जैसे अपन ऑप्शन पे चलते हैं, प्रभाविता का नियम ये तो मेंडल के नियमों में था, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम ये भी मेंडल के नियमों में था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये भी मेंडल के नियमों में था। तो अपना आंसर जाता है अपूर्ण प्रभाविता।
अपूर्ण प्रभाविता इसलिए भी जाता है क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता क्या थी, मेंडलवाद के विचलन थे। मेंडल के नियम जहां लागू नहीं हो रहे थे उनमें से थी आपकी अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। AB रक्त समूह किसको दर्शाता है, यानी यहां आपसे ये पूछा गया है कि AB ब्लड ग्रुप का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो कौन सी क्रिया को दर्शाता है। तो हमें यहां देखना है, फर्स्ट ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविता को, सेकंड ऑप्शन है सहप्रभाविता को, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। यहां आपको मेंडलवाद के जो विचलन थे उस मेंडलवाद के विचलनों को देखना है। अपूर्ण प्रभाविता मेंडलवाद का विचलन था, सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस ये भी मेंडलवाद का विचलन था। अपूर्ण प्रभाविता की अगर मैं बात करूं तो अपूर्ण प्रभाविता हमने देखी थी किसमें, 4 o'clock प्लांट में, या इसका सेकंड एग्जांपल था स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन जो था अपूर्ण प्रभाविता का क्या था, वो एग्जाम्पल था। यहां हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, AB रक्त समूह इसको दर्शाता है। तो AB रक्त समूह की अगर बात की जाए तो AB रक्त समूह यहाँ किसको दर्शाएगा, कोडोमिनेंस को दर्शाएगा, सहप्रभाविता को दर्शाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सहप्रभाविता। देखो दोनों तो हो नहीं सकता क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता दूसरे पादप में देखी गई थी, कोई नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आंसर आपके पास है यहाँ। तो अपना आंसर क्या होगा, कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता। यहाँ सहप्रभाविता क्यों आया है इसको भी आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप की जहां बात आती है उस AB ब्लड ग्रुप के अंदर A और B दोनों के करैक्टर मिक्स होके आते हैं। और सहप्रभाविता के अंदर भी क्या था, सहप्रभाविता में यही तो बताया गया था कि आप जो दो अलग अलग डोमिनेंट और रेसेसिव करैक्टर लेते हैं, प्रभावी और अप्रभावी जो आप जनक लेते हो, उनका क्रॉस जब आप करवाते हो तो आपके पास मिक्स जो संतति है वो प्राप्त होती है। जैसे अगर आपको याद हो तो इसके अंदर मवेशियों की त्वचा का रंग उसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर मेंडलवाद के नियम के अनुसार तो हमारे पास प्राप्त होनी चाहिए थी कैसी संतति, लाल त्वचा वाली मवेशी प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने F1 जनरेशन देखी तो हमारे पास गुलाबी कलर की संतति भी प्राप्त हुई थी, जिसमें एक कैपिटल एक स्मॉल r जीनोटाइप था उसका। तो यहाँ अपना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सहप्रभाविता। अब विद्यार्थियों ये जो ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने 2-3 टाइप यहाँ आपके सामने रखी है। सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने, पांचवा जो अपना है वो भी यही है कि AB रक्त समूह किसको दर्शाता है, यानी क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके ऑप्शन अलग अलग है। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि AB रक्त समूह किसको दर्शाता है, लेकिन वहां ऑप्शन थे हमारे पास अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता। तो हमें इनमें से बताना था कि ये इन दोनों में से या बाकी के जो ऑप्शन है उनमें से क्या दर्शा रहा था। तो वहां अपना आंसर हो गया था सहप्रभाविता। लेकिन यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें क्वेश्चन तो वो का वही है, AB रक्त समूह किसको दर्शाता है, लेकिन ऑप्शन चेंज हो गए। सबसे फर्स्ट आया अपने पास बहुयुग्म विकल्पी को, अपूर्ण प्रभाविता को, दोनों को, या कोई नहीं को। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन थोड़े सिंपल से दिए, तो आप अपूर्ण प्रभाविता तो वैसे कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर वाले में भी कैंसिल था, दोनों आ नहीं सकता, दोनों में से एक आंसर होगा, कोई नहीं वैसे नहीं आ सकता क्योंकि इनमें आंसर है ऑप्शन के अंदर। तो अपना यहाँ सीधा सा आंसर क्या जाता है, बहुयुग्म विकल्पी जाता है। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म इसलिए जाता है क्योंकि हमने देखा कि मानव का जो रक्त समूह है उसको निर्धारित करने वाले जीन के 3 विकल्प थे। 3 विकल्प हम देख सकते हैं। जब हमने बहुविकल्पी की चर्चा की थी तो वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक जीन के 2 से अधिक विकल्प होते हैं तो हम उसको बहुविकल्पी एलील कहते हैं, जिसको मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। यहाँ AB रक्त समूह की बात हो रही है तो AB रक्त समूह की अगर अपन चर्चा करें
तो ए बी रक्त समूह के अंदर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए और बी, इन दोनों की अगर बात करूं तो यहाँ पर इनके एलिल्स कौन से हो जाएंगे, आई ए वाले की बात करें तो एक हो जाएगा आई ओ, और बी वाले की अगर बात करें तो आई बी और आई बी और आई ओ, और ए बी वाले की जब बात की जाती है तो आई ए और आई बी। तो यहाँ आप देख सकते हो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसका कॉम्बिनेशन है, ए और बी का कॉम्बिनेशन। ए और बी का कॉम्बिनेशन है तो आप ये भी देख सकते हो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसका एक तो जीनोटाइप जो है वो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर आगे वाले भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त का निर्धारण करने वाले जो जीन थे उन जीनों के दो से अधिक क्या है हमारे पास विकल्प है। इसलिए किसका एग्जाम्पल हुआ, मल्टीपल एलिलिज्म का हुआ, यानी बहुविकल्पी एलील का हुआ। तो यहाँ अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुयुग्म विकल्पी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, बहुयुग्म विकल्पी किसकी वंशागति को नियंत्रित करते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि बहुयुग्म विकल्पी जो मल्टीपल एलिलिज्म है वो किसकी वंशागति को नियंत्रित करते हैं, यानी वो किस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, किस चीज की जो अगली पीढ़ी में जाने वाली होने वाली जो वंशागति है किसको इफेक्ट करेंगे वो। आपका ऑप्शन फर्स्ट आता है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, सेकंड आता है हीमोफीलिया जो कि एक डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, और एक वर्णांधता ये भी जेनेटिक डिजीज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न को ही घुमा दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया कि आपने, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्पष्ट भी हो रही है चीज, अगर थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस काम में ले तो ए बी रक्त समूह किसको दर्शाता है। ए बी का मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। ब्लड ग्रुप को जब हमने देखा तो वो ए बी ब्लड ग्रुप बहुयुग्म विकल्पी था, यानी मल्टीपल एलिलिज्म को दर्शा रहा था। यहाँ पर ऑप्शन से क्वेश्चन बना लिया, बहुयुग्म विकल्पी किसकी वंशागति को नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बहुयुग्म विकल्पी था, इससे क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना है, ब्लड ग्रुप, क्योंकि बहुयुग्म विकल्पता का एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, ब्लड ग्रुप था। क्योंकि ब्लड ग्रुप 3 प्रकार के थे और उसमें हमने देखा कि एक जीन द्वारा एक जीन के जीनोटाइप की अगर बात करें तो एक जीन के 2 से अधिक क्या थे, विकल्प थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास क्या हो जाना है, रक्त समूह हो जाना है, यानी ब्लड ग्रुप हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है अपना, समयुग्मजी लंबे यानी कैपिटल टी को बोने पादप यानी स्मॉल टी से क्रॉस कराने पर संतति पादपों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि अगर आप एक कैपिटल टी वाले पादप का क्रॉस स्मॉल टी वाले पादप से करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ अपने पास क्रॉस इस प्रकार से हम करवा सकते हैं। प्रश्न के अनुसार चलते हैं। ये तो हमारे पास क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए, जनक हो गए दोनों। फिर हमें क्या बनाने, गैमेट्स बनाने, गैमेट्स बना दिए। अब क्या करवाना है, इनका क्रॉस करवाना है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस कैपिटल स्मॉल और इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल स्मॉल। यहाँ ये अपने पास आ गई कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 पीडी अपने पास आ गई। अब यहाँ देखो आपको प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। हमें ये पूछा गया है कि समयुग्मजी लंबे पादप, हमने ले लिए समयुग्मजी लंबे पादप, उनको बोने पादपों के साथ, ये बोना पादप है, इसके साथ क्रॉस कराने पर संतति का अनुपात क्या होगा। और अपना ऑप्शन क्या है, अपना ऑप्शन फर्स्ट है 1:2:1 जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप है। बी ऑप्शन है अपना 3:1 जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है। सी ऑप्शन है अपना सभी विषम युग्मजी होंगे लेकिन लंबे होंगे, और चौथा ऑप्शन है सभी समयुग्मजी होंगे और बोने होंगे। अब यहाँ पर आपका दिमाग डायरेक्टली जा रहा होगा
कि यहाँ पर या तो आना चाहिए 1:2:1 या फिर आना चाहिए 3:1। आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक लक्षण को लेके क्रॉस करवा रहे हैं, क्योंकि लंबे पादप का क्रॉस बौने पादप से तो सीधा सीधा है। क्वेश्चन भी सीधा सीधा ही पूछ रहा है कि आप लंबे पादप का बौने पादप से क्रॉस करवाओगे तो क्या होगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दो कि प्रश्न में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है कि आपको F1 जनरेशन का बताना है या फिर आपको F2 जनरेशन का बताना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिए। आपको सिर्फ इतना कहा गया है समयुग्मजी लंबे का बौने पादप के साथ क्या करवाना है, क्रॉस, और जो संतति प्राप्त होती है उसका आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो विद्यार्थियों, मैंने यहाँ समयुग्मजी जनक जो थे वो लिए, गैमेट बनाए और क्या कर दिया, जो संतति मुझे प्राप्त हुई, ये संतति मुझे प्राप्त हुई। अब ये PDF1 है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रश्न में मुझे ये नहीं कहा गया कि F1 जनरेशन का बताना है या F2 जनरेशन का। तो यहाँ इतनी चीज क्लियर होने के बाद आपके ये दो ऑप्शन तो क्या हो जाते हैं, कट। 1:2:1 आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये तो F2 जनरेशन की बात हो गई। यहाँ 3:1 ये भी आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये भी किसकी बात हो गई, F2 जनरेशन की। और क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप F2 जनरेशन के अंदर जाके संतति का अनुपात बताओ। हमारे पास यहाँ F1 जनरेशन में 4 संततियां हैं। अब इन 4 संततियों को देखकर आप ये बताइए कि ये सभी विषम युग्मजी हैं या सभी समयुग्मजी हैं। सबसे पहली बात तो ये विषम युग्मजी की जहां भी बात आ जाती है, मैं आपको बता देता हूं, विषम युग्मजी का मतलब है जिसके साथ एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, वो क्या कहलाएगा, विषम युग्मजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल वाले हैं। इट मीन्स ये हुआ कि ये विषम युग्मजी तो है, ये तो पक्की बात हो गई, विषम युग्मजी तो है। साथ में आप देखो ऑप्शन में हमारे पास एक में लंबे हैं और एक में बौने, तो यहाँ बौने का तो कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि कैपिटल टी अगर साथ में होता है तो वो डोमिनेंट होता है, तो वो बौने के लक्षण को प्रकट ही नहीं होने देगा F1 जनरेशन में। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, कट। तो आपका राइट आंसर क्या बचता है, सभी पादप कैसे होंगे, विषम युग्मजी लंबे होंगे। देखो विद्यार्थियों, मैं बार बार आपसे ये चीज इसलिए कहता हूं कि आपको क्वेश्चन को एक बार बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से पढ़ना है, क्योंकि अब आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आप कहीं जल्दबाजी के अंदर आते हुए क्वेश्चनों को गलत ना कर दे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और आपको देखो यहाँ ऑप्शन भी फर्स्ट और सेकंड वो मिलते हैं जो आपने अधिकांशतः पढ़े हैं, जिनको आपने समझा है या रट्टा मारा है, जो भी आपने किया है वो ऑप्शन आपको फर्स्ट मिल रहे हैं। तो आपकी नजर जो है या आपका जो दिमाग है वो वहीं पे बाउंड हो जाता है। आपको वहां पे बाउंड नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि आप F1 जनरेशन का बताओ या F2 जनरेशन का बताओ। तो हमें अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी है, हमें सिर्फ जितना कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो हमें सिर्फ इतना ही कहा गया था कि समयुग्मजी लंबे पादप का बौने पादप के साथ क्या करवा दो, क्रॉस, और जो संतति प्राप्त होगी उसका अनुपात बता दो। तो हमारे पास क्रॉस करवाया तो हमारे पास संतति यही प्राप्त हुई, तो हम इसी का अनुपात बताएंगे। अब यहाँ पर अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है, क्योंकि वो हमें नेगेटिव मार्किंग की ओर लेके जाएगा, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आता है कि आपके पास कैपिटल X स्मॉल x, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Z स्मॉल z इस टाइप के जीन प्रारूप हैं, उनके द्वारा कितने युग्मकों का निर्माण होगा। यानी आपको ये बताना है कि आपके पास अगर XX, YY और ZZ टाइप का जीनोटाइप हो, तो आप उससे देखकर ये बताइए कि आप कितने गैमेट इनसे गैमेट फॉर्मेशन करवा सकते हैं, या कितने गैमेटों का इनसे निर्माण होना है। तो देखो विद्यार्थियों, एक छोटी सी एक ट्रिक थी, या ट्रिक न मानकर हम ये कहेंगे एक फॉर्मूला मान सकते हैं मैथमेटिकल। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको गैमेट निर्माण को बताना हो कभी भी, तो आप एक फॉर्मूला याद रखो 2 की पावर n। यहां जो n है, इस n का मतलब है विषम युग्मजी की संख्या।
अब विषम युग्मजी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, इस टाइप के जीन प्ररूप द्वारा कितने युग्मकों का निर्माण होगा, गैमेट फॉर्मेशन कितने होंगे। तो हमें फॉर्मूला लगाना है 2n²। अब 2n² में n कहां से लें, तो n देखो आप, x कैपिटल और स्मॉल एक विषम युग्मजी, कैपिटल Y स्मॉल y दूसरा विषम युग्मजी, कैपिटल Z स्मॉल तीसरा विषम युग्मजी। इट मीन्स ये हुआ कि इस क्वेश्चन में विषम युग्मजियों की संख्या कितनी है, 3 है। इट मीन्स n बराबर कितना आ गया अपने पास, 3। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको सिर्फ मान रखने हैं, आपको रखना है 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि टोटल गैमेट कितने बनने हैं, इससे 8 गैमेट बनने हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर आपको 8 गैमेट दे रखे हैं। ये विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कई बार पूछ भी लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि ये लगते बहुत सिंपल से हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन इस टाइप के आ जाते हैं कि हम उनके अंदर चक्कर खा जाते हैं। जैसे अगर मैं AB रक्त समूह वाले की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 50% बच्चे जो हैं वो तो ये देखते हैं कि अगर उनको ये याद भी रहता है कि बहुविकल्पता का एग्जाम्पल AP ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर आप 4th वाले में देख सकते हो कि आपको बहुविकल्पता का कहीं भी ऑप्शन ही नहीं दिया गया, उसकी जगह आपको ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अगर आप थोड़ा सा फोकस नहीं करते इस चीज पे, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन भी गलत होने का चांस बनता है, क्योंकि फिर बच्चे ऑप्शन किसके ऊपर टिक मारते हैं, कोई नहीं, क्योंकि उनका रट्टा मारा हुआ होता है या उनका याद किया हुआ होता है कि AB ब्लड ग्रुप आते ही हमें आंसर क्या करना है, बहुयुग्म विकल्पी करना है। अब 4th ऑप्शन में बहुयुग्म विकल्पी है नहीं, एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में वो क्या कर देते हैं, 4th ऑप्शन यानी कोई नहीं, क्योंकि बहुयुग्म विकल्पी मिला ही नहीं ऑप्शन में, तो ये टिक मार देते हैं। तो यहाँ पर गलत होने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको ऑप्शन को भी थोड़ा सा पढ़ना होता है, समझना होता है कि ऑप्शन के अंदर कहीं उत्तर तो छुपा हुआ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से है, लेकिन इनके तरीके, इनके पैटर्न थोड़े से अलग हैं। तो विद्यार्थियों, ये 8 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको आपकी एग्जाम के अंदर जरूर सहायता करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs के साथ। बने रहिए आपके अपने गुरु राकेश चैनल के ऊपर, और मैं गुरु राकेश पेश करता रहूंगा आपके सामने इसी तरीके की वीडियोस, इसी तरीके के क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है MCQs की, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो मैंने पार्ट 1 और 2 दो वीडियो अपन बना चुके हैं, तो उनको आप जरूर देखें। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।